हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे बेटा। तो लीजिए आगे बढ़ते अपनी क्लास में। लास्ट क्लास में हमने कंपनी के ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात की थी, क्या फर्स्ट अपॉइंटमेंट कैसे होगी और सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट कैसे होती है, पूरी बात हमने की थी और लिखा भी था उसके बारे में। आज मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। तो हमने री अपॉइंटमेंट के बाद में अब नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारे पास में सीलिंग ऑन ऑडिट असाइनमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीलिंग हियर? सीलिंग मतलब बेटा मैक्सिमम लिमिट। अब इसके ऊपर एग्जामिनर चाहे तो आपसे एमसीक्यू पूछे और चाहे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, दोनों पूछ सकता है। ठीक है, हम दोनों भी तैयार हैं। तो पॉइंट है, इसका मतलब है सीलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या होती है एक ऑडिटर के लिए। ऑडिट के लिए मतलब इन शॉर्ट कितनी कंपनी का ऑडिट ऑडिटर कर सकता है। इन शॉर्ट सिंपल सी बात ये है। अब वो सिंगल ऑडिटर तो क्या करेगा, या अगर फर्म कर रही है ऑडिट तो क्या होगी। दो केस समझना। फर्म का मतलब है एक से ज्यादा सीए वहां हो सकते हैं, रिमेंबर। बट सिंगल का मतलब अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मैं कितने ऑडिट कर सकता हूं। तो सीलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी है ऑडिट के रिगार्डिंग। ठीक है, आओ बात करते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। नंबर वन बोलते हैं मैक्सिमम कितनी लिमिट है। बोला एन ऑडिटर कैन ऑडिट मैक्सिमम 20 कंपनीज। भाई 20 कंपनीज का ऑडिट ऑडिटर कर सकता है। 20 कंपनी का ऑडिट ऑडिटर कर सकता है। बट अगर इस 20 से ऊपर लिमिट गई तो इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहा जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, आई कैन मेंशन द पॉइंट हियर कि अगर एक्सीडिंग एक्सीडिंग द लिमिट मतलब 20 कंपनीज, अगर 20 कंपनी से ऊपर एक ऑडिटर ऑडिट करता है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए भैया माफी नहीं है। माफी नहीं है, आपको जेल भी हो सकती है 1 साल तक की, और प्लस में आपके ऊपर 25,000 से 5 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बट समझते हैं। बोला ऑडिटर क्या कर सकता है, 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है। एक्सक्लूडिंग, क्या इसमें एक्सक्लूड है, मतलब क्या क्या इंक्लूड इंक्लूड नहीं है। तो बोला एक्सक्लूडिंग ओपीसी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिनका बिलो कितना 100 करोड़ का टर्नओवर से नीचे है। तो उन कंपनीज के केसेस के अंदर इसे एक्सक्लूड किया गया, वो इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। तो इन शॉर्ट समझ पा रहे हो कि 20 कंपनी कौन से वाली है। ठीक है, बट आपको याद रखना मेनली कितनी 20 कंपनी ऑडिट कर सकता है एक ऑडिटर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 बोला भैया फॉर्म की लिमिट कितनी है। तो इंग्लिश किसकी बात है, इट इज अबाउट दिस सिंगल। अगर हम बात करें इंडिविजुअल ऑडिटर अगर ऑडिट करता है तो 20 की लिमिट है, रिमेंबर। बट पॉइंट इज अगर फर्म होता तो फर्म में क्या है बेटा, जितने पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर की 20 की लिमिट है। मतलब इन शॉर्ट अगर किसी फॉर्म में 3 पार्टनर है तो 3 × 20 मतलब 60 कंपनीज की लिमिट है इतना। हाँ एग्जैक्टली, तभी तो बोलता हूँ समझो ना लायक हो। एक बात हमेशा बच्चों हो जाती है कि सर आपके पास इतना काम है कि आपका नंबर्स कम है, कंपनी नंबर ज्यादा है। इंडिया में कंपनी ज्यादा है, ऑडिटर कम है, रिमेंबर। तो इसका मतलब पर्पज क्या समझ, इससे पर्पज समझ में आता है कि भैया सिंपली डिमांड बहुत ज्यादा है। तो पढ़ते हैं क्या मतलब है। लिमिट अप्लाइज पर पार्टनर, ये लिमिट पर पार्टनर के हिसाब से अप्लाई होती है अगर वह फर्म कर रही है तो कैसे लिमिट होगी। बोला फर्म लिमिट कितनी है, बोला 20 इंटू नंबर ऑफ पार्टनर। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, एग्जाम्पल के लिए इफ ए कंपनी इफ ए फर्म इज हैविंग 2 पार्टनर्स, अगर फर्म में 2 पार्टनर्स हैं तो क्वेश्चन ये बताओ भैया सीलिंग लिमिट कितनी है। आंसर विल बी 2 × 20। इट इज 40 कंपनीज का वो ऑडिट कर सकते हैं। क्या तरीके की बात है। तो एक तरीका है कि अगर फर्म कर रही है तो क्या है, तो आपको 20 वाला केस याद रखना है। अगर फर्म में लोग ज्यादा है तो उसने से इंटू कर दोगे और वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब क्या बोला, बोला सिंपली लिमिट 20 की है। अब मान लो फर्म के पास लिमिट 40 की है, 2 पार्टनर थे, बट वो कर रहे हैं 45 कंपनीज का। तो उस केस में क्या, इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट काउंट करेंगे, चाहे इंडिविजुअल पार्टनर कर रहा हो चाहे फर्म कर रही हो। तो वहां पर क्या होता है पढ़ना, एक्सीडिंग लिमिट अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और ये बात याद रखना कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करने के बारे में क्या होगा। तो याद रखना यहां पर आपको मिलती है बेटा पनिशमेंट। इस केस में द ऑडिटर विल बी पनिशेबल। ये बताना पनिशेबल, क्या पनिशमेंट है। नंबर 1, पहली बात तो तुम्हारा इंस्टीट्यूट ही तुम्हारे अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। कौन सा, आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। और कौन सा, इंस्टीट्यूट कैन कैंसिल दी लाइसेंस, लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा आपका। नंबर 1। नंबर 2, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर तुमने डेलिबरेटली जानबूझकर ऐसा किया है, तो जानबूझकर अगर किया है तो भैया 25,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का फाइन, आप पर लग सकता है। नंबर 2 याद रखना। एंड नंबर 3, अगर कोई बोला डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के क्या है, तो आपने फ्रॉड के पार्ट में किया तो उस केस में यू विल बी, आपको जेल भी हो सकती है, इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर।
1 साल तक की जेल और फाइन दोनों आप पर लग सकते हैं। और ये बात याद रखना बेटा, क्योंकि ये है आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का तोहफा। तो तोहफे में क्या मिलेगा? तोहफे में जेल हो सकती है, तोहफे में फाइन लग सकता है, और प्लस में इंस्टीट्यूट एक्शन लेगा, वो अलग है, जो कि आपका लाइसेंस कैंसिलेशन के ऊपर है। डन है कि आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। तो ये पार्ट किसके बारे में था कि बड़े सीलिंग मैक्सिमम लिमिट कितनी है ऑडिट करने के लिए ऑडिटर के पास में। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड रेजिग्नेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। अब पॉइंट आता है, अब चेक करना, ये सारी बातें ऑलरेडी कंपनी एक्ट में भी थी ऑडिटर के बारे में, और वही बातें यहाँ पर भी आ रही है। तो पॉइंट क्या समझना, रिजाइन करना है भैया। रिजाइन मतलब आप चाहते हो, वॉलंटरली की मर्जी करना चाहते हो। तो रिजाइनेशन के लिए क्या है, रेजिग्नेशन के लिए क्या प्रोसीजर पड़ते हैं? नंबर 1 बोला तरीका है सिंपल, ऑडिटर मस्ट फाइल द फॉर्म एडीटी 3। क्या होता है ये? एडीटी 3 इज ए फॉर्म बेटा, जो कि एडीटी मतलब ऑडिटर, ऑडिटर फॉर्म 3 कौन सा है? इट सिंपली मीन्स किसको? फाइल टू दी आरओसी। आरओसी आंटी को आपको फाइल सबमिट, फॉर्म सबमिट करना पड़ता है कि मैं अब इस कंपनी में रिजाइन कर रहा हूं। यस, आरओसी को नहीं बताओगे तो पेनल्टी लग जाएगी, ध्यान रखना। ये भी तो यहां भी पनिशमेंट है, सिंपल समझना। क्या बोला? आपको आरओसी को एडीटी 3 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। किस लिए? टू आरओसी टू इन्फॉर्म अबाउट दी रेजिग्नेशन। अब क्या बताओगे उसको, आरओसी को? आप बताओगे बेटा वहां पर आपके पास में डिटेल्स, किस कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, किस केस में रिजाइन कर रहे हो, डिटेल्स क्या है, या रीजंस क्या हैं, किस रीजन की वजह से आप उस कंपनी के अंदर रिजाइन कर रहे हो। तो ये बात आ रही है कि आपके टेन्योर खत्म होने से पहले ही आप कंपनी में रिजाइन कर रहे हो और बीइंग एन ऑडिटर, तो उस केस में आरओसी आंटी को बताना पड़ेगा। याद रहेगा, आगे पढ़ना। कब बेटा? आरओसी का फेवरेट टाइम कितना है? फेवरेट टाइम है विद इन 30 डेज। ये फेवरेट टाइम है आरओसी का। 90% केस में 30 डेज ही काउंट होता है। क्या? 30 दिनों के अंदर ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन दे रहे हो उस टाइम केस के अंदर। अगला क्या? स्टेटिंग द रीजन ऑफ द, बता रहे हैं क्या बोला? आपको रीजन भी बताने पड़ेंगे। तो रीजन, डिटेल्स, कंपनी कौन सी, आपकी इंफॉर्मेशन, वो सब आपको यहां पर सबमिट करना पड़ेगा आरओसी के पास में। आगे है, अगला वर्ड क्या है? सर सिर्फ आरओसी को नहीं, कंपनी को बताना पड़ेगा। कंपनी और आरओसी दोनों को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। आगे आता हूं, अगला है, अगर बात आई गवर्नमेंट कंपनी की, लेट सपोज अगर गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी केस में आरओसी को तो बताओगे बताओगे, प्लस में एडिटी फॉर्म की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कैग को भी सबमिट करना, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि गवर्नमेंट कंपनी में कैग ही होता है जो अपॉइंट करता है ऑडिटर, हु अपॉइंट्स द ऑडिटर। गवर्नमेंट कंपनी में कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वही अपॉइंट करता है। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट कंपनी केस में आरओसी को भी बताओगे और कैग को भी इन्फॉर्म करोगे, और वही फॉर्म कैग को भी सबमिट करोगे। नंबर 2 आ गया था। नंबर 3 पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। अब लेट्स सपोज कोई ऑडिटर बोलता है मैंने तो कंपनी को बता दिया, मैं तो नहीं बता रहा आरओसी को, ना बता रहा कैग को, तो भैया माफी नहीं है, ये ऑफेंस के पार्ट में काउंट होगा। तो क्या है यहां पर आपके ऊपर फाइन है, कितना? फाइन अप टू 2 लाख रुपीज फॉर फेलियर टू कंप्लाई। 2 लाख रुपए तक का फाइन आप पर लग सकता है अगर आपने एडीटी फॉर्म सबमिट नहीं किया आरओसी के पास या फिर गवर्नमेंट कंपनी में कैग के पास। तो इनको इन्फॉर्म ना करने का मतलब 2 लाख रुपए तक का फाइन आप पर लग सकता है, बीइंग एन ऑडिटर, बीइंग एन ऑडिटर के रूप में। पर्सनल फाइन है, ध्यान रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे आते हैं। तो ये था कौन सा? रिजाइन करने के रिगार्डिंग 3 बातें याद रखना। आगे आता हूं, नेक्स्ट इज कॉल्ड रोटेशन की बात कर ली जाती है। अब हमने डे 1 से सीखा भैया रोटेशन ऑफ, एक टॉपिक है रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी में होता है। यहां रोटेशन ऑफ ऑडिटर, यहां भी प्रोविजन ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब क्या? मतलब याद करो, जितनी भी सारी लिस्टेड कंपनीज होती है, रिपीट कर रहा हूं सुनना, जितनी भी सारी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उन लिस्टेड कंपनीज के अंदर ऑडिटर का रिटायरमेंट, ऑडिटर का रोटेशन जरूरी होता है। कि आप किसी कंपनी में ऑडिटर हो तो आप अब अपनी पोस्ट खाली करोगे और आपकी पोस्ट किसी और को मिलेगी। सर ऐसा करते क्यों है? क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है, अगर एक ही ऑडिटर कंपनी में लंबे समय तक रुक गया तो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसीलिए प्रोविजन बना है रोटेशन इज मैंडेटरी, रोटेशन होना जरूरी है। तो कहां पर? बड़ा लिस्टेड कंपनी में तो होना ही होना चाहिए, बट एक्सेप्शन क्या पता है? एक्सेप्शन है कि प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी, बड़ी छोटी बड़ी कंपनी नहीं, कौन सी? प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी, कौन सी? लार्ज। अब यहां पे लार्ज को कैसे डिफाइन करोगे? लार्ज का मतलब होता है बेटा ऐसी कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल जो है ना वो इक्वल टू और मोर देन 50 करोड़ है। 50 करोड़ से ऊपर अगर किसी प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल है या फिर 50 करोड़ से ऊपर उस कंपनी की बोरोइंग है,
तो ऐसे केस में वहां पर भी रोटेशन मैंडेटरी है और इनको कंसिडर किया गया लार्ज कंपनी के फॉर्म में। याद रहेगी बात है, तो पढ़ते हैं क्या मतलब है। रिमेंबर, रिपीट करता हूं, लिस्टेड कंपनी के केस में मैंडेटरी है, बड़ी प्राइवेट कंपनी के केस में मैंडेटरी है। बड़ी मतलब जिनका पेड अप 50 करोड़ से ऊपर या फिर जिनका बोरोइंग 50 करोड़ से ऊपर पब्लिक वाला। रिमेंबर, उस केस में दोज कंपनीज के अंदर ऑडिटर का रोटेशन होगा ही होगा। कैसे? 5 साल के बाद टाइम मिलेगा। इन शॉर्ट, आप बने हो तो 5 साल के बाद अब अगले 5 साल कोई और आएगा, आप नहीं काम कर सकते। तो पढ़ने क्या बोल रहा है, क्या किन पे एप्लीकेबल है? नंबर 1, इट इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी। कौन सी? पब्लिक लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड मतलब क्या आप जानते हो, पब्लिक कंपनी के दो पार्ट होते हैं। तो पब्लिक कंपनी में एक कौन है? पब्लिक में पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, एक है पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। तो बात कर रहे हैं हम लिस्टेड के बारे में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बोला लार्ज पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। लार्ज पब्लिक प्राइवेट का मतलब ये भी पब्लिक ही तो थी बेटा। ये पब्लिक कौन सी बोल रहा है पता है? ये पब्लिक का मतलब है लार्ज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो अनलिस्टेड है या प्राइवेट है, उस केस में ये 50 करोड़ वाली लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो उन कंपनीज के अंदर भी रोटेशन होना मैंडेटरी है, चॉइस नहीं है। ये लो बोल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एंड कंपनीज विद लार्ज बोरोइंग। बोरोइंग भी कितनी? लार्ज बोरोइंग का मतलब है 50 करोड़ से ऊपर की बोरोइंग होनी चाहिए। अगर वो है तो इन दैट केस पेड अप, और बोरोइंग अगर ज्यादा है तो उन कंपनीज के अंदर भी, कौन सी? उन प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी, उन लार्ज प्राइवेट कंपनी के अंदर, उन लार्ज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर भी बेटा रोटेशन मैंडेटरी है। याद रहेगा, आगे आते हैं। तो रोटेशन कैसे है पढ़ लो। तो क्वेश्चन आता है कितने टर्म के लिए। अब नॉर्मली क्या होता है, सुनना, नॉर्मली अगर एक इंडिविजुअल ऑडिटर है, मतलब अगर मैं खाली ऑडिट करने जा रहा हूं तो मुझे मिलता है एक टर्म 5 साल का। ऑलवेज रिमेंबर, ऑडिटर का एक टर्म 5 साल का। पढ़ चुके, याद करो, हमने कल भी डिस्कशन किया था कि जब आप ऑडिटर अपॉइंट होता है सब्सिक्वेंट के, तो फर्स्ट ऑडिटर के रिगार्डिंग क्या है कि पहले 1 साल तक वो काम करेगा। रिमेंबर, बोर्ड विल अपॉइंट दी फर्स्ट ऑडिटर, हम पढ़ चुके हैं। बोर्ड अपॉइंट करता है, बोर्ड ही उसका रेम्युनरेशन डिसाइड करता है। तो वो पहले फाइनेंशियली खत्म होने तक अपनी पोस्ट संभालता है, लेकिन उसके बाद जो अगला ऑडिटर बनता है वो 5 साल के लिए आता है भैया। द नेक्स्ट ऑडिटर, द सब्सिक्वेंट ऑडिटर विल होल्ड द ऑफिस फॉर 5 इयर्स। तो एक ऑडिटर 5 साल के लिए अपनी पोस्ट संभालता है। लेकिन अगर यही बात फर्म की होती तो फर्म वाले केस में क्या है, यहां पर है 2 टर्म फॉर 5 इयर्स। फर्म 2 टर्म 5 साल के लिए होल्ड कर सकती है। तो इन शॉर्ट, फर्म 2 टर्म के लिए और इंडिविजुअल 1 टर्म के लिए ऑफिस को होल्ड कर सकता है। ये प्रोविजन याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद रोटेशन होगा, मतलब उसके बाद चेंज होगा, रिमेंबर। तो एग्जांपल के लिए वर्ड क्या है? कूलिंग पीरियड की है। कूलिंग का मतलब है कितने समय के लिए आप दोबारा नहीं बनोगे। मतलब इन शॉर्ट आई कैन यूज द कूलिंग, मतलब क्या है? द सेम ऑडिटर will not be the auditor of the same company. ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी। उस सेम कंपनी के अंदर आप कब तक ऑडिटर नहीं रहोगे? एक बार टर्म पूरा हुआ तो बोला 5 साल काम किया है ना, तो 5 साल होल्ड होगा। तो 5 इयर्स का कूलिंग पीरियड होता है भैया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टर्म, अगले 5 साल के लिए आप सेम कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। एंड दिस इज द कूलिंग पीरियड। तो सिंपल जी, 5 साल काम किया फिर 5 साल हो। अगर फर्म के केस में था तो 10 साल काम किया, 10 साल के अगले 5 साल के लिए आप होल्ड रहोगे। ये 5 साल की कूलिंग पीरियड है, चाहे फर्म वाले पार्ट पे चाहे इंडिविजुअल वाले पार्ट के अंदर हो। चले आगे आता हूं। नेक्स्ट इज कॉल, अगर कंपनी सेम नेटवर्क की है तो मतलब अगर ऑडिटर, मान लो एग्जांपल की सुनना, लेट्स सपोज मैंने बोला एक जो हमारे पास में ऑडिटर था, फर्म थी, मान लो फर्म का नाम था बेटा शर्मा एंड एसोसिएट्स। समझना, फर्म का नाम क्या था? लेट्स सपोज शर्मा एंड एसोसिएट नाम से एक ऑडिटर था, ठीक है। वो एक कंपनी में ऑडिट करने आया, वो ऑडिटर अपॉइंट हुआ। लेट्स सपोज कंपनी नाम था, एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं अल्फा लिमिटेड के अंदर उसे ऑडिटर अपॉइंट किया गया था, ठीक है। फर्म में 2 पार्टनर थे, या फर्म में सॉरी 1 पार्टनर था, इंडिविजुअल की बात करता हूं। फर्म मतलब इंडिविजुअल था, फर्म नहीं थी। ये कौन था भैया? ये यहां पर हमारे पास में मैंने बोला कि जो लोग थे, 2 ही ले लेंगे क्या? 2 ही काउंट करते हैं। लेट्स सपोज 2 पार्टनर का हमने वर्ड यूज किया, एसोसिएशन 2 पार्टनर मार रहे हैं। फर्म में कितने थे? 2 पार्टनर थे। तो एज पर द लॉ ये लोग कितने टर्म करेंगे? ये लोग यहां पर बेटा 10 साल तक, 2 टर्म तक ऑडिट कर सकते हैं। 2 साल के बाद इनको 5 साल का कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा। कूलिंग पीरियड मतलब इन शॉर्ट, इस टाइम में आप दोबारा पॉइंट लेंगे। हाँ, 5 साल के बाद दोबारा पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, लेट्स सपोज अभी 10 साल आपने काम किया और 10 साल के बाद अगले 5 साल कूलिंग पीरियड लिए बिना ही आपने क्या किया? आपने बोला देखो जी,
ये जो शर्मा एसोसिएट है ना, इसकी भी एक और होल्डिंग कंपनी है। ये जो फर्म है, इसके भी ऊपर एक फर्म है, उसका नाम है भैया बग्गा एंड एसोसिएट। ये उसका पार्ट है या वो कंपनी का हिस्सा है। अगर कहते हैं कंपनी होती है ना एग्जांपल के लिए, तो कंपनी का हिस्सा एग्जांपल के लिए डिलॉयट, केपीएमजी, ईएन है ना, कंपनीज है, तो उन कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज भी होती हैं, या फिर फर्म है तो फर्म किसी के अंडर में काम कर रही है। तो पॉइंट समझना, माई पॉइंट इज, लेट सपोज ये तो फर्म की बात होगी भाई, फर्म में तो क्या किया आपने होल कूलिंग पीरियड लिया। लेकिन अगर यही कहानी कंपनी में हो, तो मान लो एक कंपनी ने ऑडिट किया, अब वो कंपनी किसी और कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बनती है, तो आप क्या कूलिंग पीरियड काउंट नहीं करोगे? बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है। तो मतलब क्या है, फर्म्स अंडर द सेम नेटवर्क और ब्रांड, चाहे फर्म्स हो चाहे कंपनी हो, वो सेम ब्रांड सेम कंपनी के अंदर आप इनएलिजिबल हो। मतलब आप ये नहीं कि 5 साल वाला काउंट नहीं करोगे, नहीं, उन 5 साल में आप ऑडिटर नहीं बन सकते, तो नहीं बन सकते, सिंपल सी बात ये है। इट्स नॉट अबाउट, एक काम करते हैं 10 साल इसने काम किया, अगले 5 साल के लिए हमने सेम ही कंपनी की, जो सेम फर्म की सब्सिडरी कंपनी थी, उसी के कनेक्टेड फर्म थी, उसी को हमने दोबारा यहां ज्वाइन कर लिया। आंसर इज नो, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब शर्मा एसोसिएट की अगर कोई कनेक्टेड, कौन सी, अगर कोई सेम कनेक्टेड सिमिलर कनेक्टेड फॉर्म थी, वो अगर यहां पर अपॉइंट होना चाहिए, तो आंसर है नो, वो भी इनएलिजिबल है बेटा, वो अलग ही होनी चाहिए। सेम नेटवर्क सेम ब्रांड अलाउड नहीं है उन कूलिंग पीरियड के अंदर। उस कूलिंग पीरियड में कोई और ही आएगा, आप या आपसे कनेक्टेड कोई फर्म काम नहीं कर सकती। जाने गाइस, क्लियर है? तो मतलब एग्जांपल और समझ लो, मैं किसी फर्म का पार्टनर था, केस नंबर 2 समझो, लेट्स सपोज केस नंबर 2, मैं किसी फर्म का पार्टनर था। मैं कौन हूं? मैं एक इंडिविजुअल ऑडिटर हूं, मैं अपना इंडिविजुअल ऑडिटर हूं, प्लस में मैं किसी फर्म में भी पार्टनर हूं, अब पॉइंट ये आया, मैंने किसी कंपनी, अब ये केस नंबर 2, ये फर्म का केस बताया, दूसरा केस सुनो। सेकंड केस क्या है, मैंने किसी कंपनी में 5 साल ऑडिट किया, तो एज पर दी प्रोविजन अगले 5 साल कूलिंग पीरियड है, मैं नहीं बन सकता। बट मैंने क्या बोला, सर एक फर्म है, मैंने उस फर्म का नाम रिकमेंड कर दिया, काम करो जी, ये जो फर्म है ना, इसको बना लो। बोला भैया आपका कनेक्शन है उससे? बोला हाँ। उसी के पार्टनर हो? बोला हाँ। आंसर इज नो, नहीं कर सकते। समझ में आया मीनिंग क्या है? तो कूलिंग पीरियड का मतलब क्या है, आप सेम पार्ट में वहां पे काउंट नहीं हो सकते। जाने गाइस, आगे बढ़ू तो ये पार्ट था किसके बारे में, रोटेशन होना जरूरी है, 5 साल कूलिंग पीरियड होना ही होना चाहिए। आगे आता है, द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन। अब मतलब पैसा कितना मिलेगा, तो पैसे के रूप में क्या मिलता है, ऑडिटर को ऑडिटर की फीस मिलती है, और ये आपका अग्रीमेंट पहले हो जाता है, और ये रेम्यूनरेशन कंपनी के एओ में भी लिखा होता है, पढ़ चुके हो, जानते हो इस बारे में। सर द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर विल बी स्टडीड इन द एमओए ऑफ द ए ऑफ द कंपनी के आर्टिकल में लिखा होता है। पॉइंट है कितना मिलेगा भाई, तो याद रखना, जो पहला ऑडिटर होता है, रिपीट कर रहा हूं, जो फर्स्ट ऑडिटर होता है ना बेटा, उस फर्स्ट ऑडिटर का तो बोर्ड डिसाइड करता है। मतलब फॉर द फर्स्ट ऑडिटर, पहले ऑडिटर का रेम्यूनरेशन, मतलब काम के जो पैसा मिल रहा है, ऑडिट फीस मिल रही है, एक्सपेंस मिल रहे हैं, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, वो बोर्ड डिसाइड करता है। लेकिन सब्सिक्वेंट जो ऑडिटर होते हैं 5 साल के लिए जो आ रहे हैं, रिमेंबर, उनका कंपनी की मीटिंग्स में डिसाइड होता है, एजीएम में डिसाइड होता है, एंड शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं। शेयर होल्डर विल डिसाइड बाय आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन, वो वोट करते हैं, डिसाइड होता है, रिमेंबर, तभी फाइनलाइज होता है। तो पॉइंट समझना क्या बोल रहा है। नंबर 1 बोला फिक्सिंग कैसे होती है, पहला बोला फिक्स इन जनरल मीटिंग, ऑलवेज रिमेंबर किसके लिए बोल रहे हैं, ये बात कर रहा है बेटा, इट इज फॉर दिस सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए जो रेम्यूनरेशन फिक्स होता है, जो कि लिखा जाएगा, उसका टेन्योर कितना है, उसका अग्रीमेंट क्या है, उसकी टर्म्स क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उसकी अथॉरिटीज क्या होंगी, क्या काम करेगा, ऑल दीज थिंग्स विल बी स्टडीड इन एओए। बट डिसाइड का होगा, इट इज डिसाइडेड इन दी एजीएम ऑफ द कंपनी के अंदर डिसाइड होगा, और ये मीटिंग में डिसाइड होगा। कैसे? एंड बोर्ड में फिक्स रेम्यूनरेशन फॉर फर्स्ट, मैंने बोल दिया ना, फर्स्ट के लिए कौन कर रहा है भाई, फर्स्ट पहली बार बना रहे हो, मतलब कौन है, 1 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेगा, कौन है, उसके लिए बोर्ड विल डिसाइड द रेम्यूनरेशन। याद रहेगी बातें, क्लियर है? तो याद रखना, जनरल मीटिंग में आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन, दिस इज डिसाइडेड बाय सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ओके, आगे आते हैं। नंबर 2 बोला स्कोप क्या है, स्कोप में भैया ये है, इंक्लूड ऑडिट फीस एक्सपेंसेस, मतलब आपके पास आपको कौन सा पैसा आपके रेम्यूनरेशन का कौन सा हिस्सा कहलाएगा। तो आपकी जो ऑडिट फीस होती है वो तो होती है,
प्लस में जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, एग्जांपल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, रिमेंबर ट्रैवल अलाउंसेस हैं, वो भी आपके इसी रेम्यूनरेशन में आपके पास में इंक्लूड होते हैं। बट एक्स्ट्रा जो होता है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बोनस वगैरह भी आपको मिलना है, आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, तो अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ था तो वो इसका हिस्सा नहीं कहलाएगा। रेम्यूनरेशन इंक्लूड योर ऑडिट फीस एंड अदर एक्सपेंसेस जो आपने पहले से डिसाइड कर रखे हैं, भाई मैं रहने का लूंगा, होटल में अकोमोडेशन का लूंगा, रिमेंबर मेरे कन्वेंस का लूंगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑडिट फी, वो आपका रेम्यूनरेशन का पार्ट बनता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कोई एडिशनल फंड मिलता है, बोनस वगैरह मिल रहा है, इंक्रीमेंट, तो वो चीजें आपके पास में इस रेम्यूनरेशन का हिस्सा नहीं कहलाती हैं। याद रहेगी बातें, आगे आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड, बोला रिमूवल ऑफ ऑडिटर। अब बताओ भैया, लगाना, रिजिग्नेशन देना, रेम्यूनरेशन की बात तो, सीलिंग पीरियड की बात तो हो गई, अब किसी को निकाला जा रहा है, रिमूवल, तो रिमूवल कैसे होगा? अब सिंपल सी बात, लगाया किसने था, फर्स्ट की बात नहीं कर रहा मैं, हम बात कर रहे हैं सब्सिक्वेंट की। तो अगर फर्स्ट के बाद हम सब्सिक्वेंट की बात कर रहे हैं, स्पेशली बात कर रहा हूं, कोई फर्स्ट लगाया बोर्ड ने, निकाली बोर्ड सकता है, बट बात आती है अगर किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया गया एजीएम के थ्रू, रेजोल्यूशन पास किया गया था, तो भैया हटाया भी वैसे ही जाएगा। तो पॉइंट क्या पढ़ना, रिमूवल ऑफ कंपनी ऑडिटर सेक्शन 140 का बोलता है पढ़ना, कह रहा है रिक्वायर, इट रिक्वायर, कब बोल रहा, अगर रिमूवल टर्म से पहले हो रहा है। ऑब्वियस रिमूवल का मतलब क्या है कि उसके 5 साल पूरे नहीं हुए इंडिविजुअल के रूप में, फॉर्म के रूप में 10 साल पूरे नहीं हुए एग्जाम्पल के लिए, तो अगर टाइम से पहले निकालते तो लोग कहता है पढ़ना, नंबर 1 इट रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, तो आपको इसके लिए सीजी का अप्रूवल लगता है। मतलब सीजी बोले तो एज इन कंपनीज एक्ट, कंपनी जब बात कर रहे होते हो तो वहां पर एमसीए को ही हम सीजी बोलते हैं, है ना, सीजी अंकल, सीजी अंकल। सीजी मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब क्या है, द ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज, तो कौन सी मिनिस्ट्री डील्स, कौन सी मिनिस्ट्री, हु विच मिनिस्ट्री डील्स विद द कंपनी अफेयर, आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो इसलिए हम बोलते हैं सीजी एमसीए है, ओके, कंपनी के अंदर। नंबर 2, फॉर्म कौन सा फॉर्म है, एडिटेड टू, एडिटेड टू फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। सर ये किसके लिए, ये आंटी को जाएगा बेटा, एडिटेड टू फॉर्म किसको, टू आंटी, टू आरओसी, ये आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा, कब, इन कंपनीज के अंदर। अगर गवर्नमेंट है तो वहां पे, यहाँ पे क्या जाएगा, वहां पे कैक को मिलेगा। तो थ्रू कौन सी, थ्रू एडिटिव फॉर्म नंबर 2 ये सबमिट करना पड़ता है रिमूव करने के लिए, कि हम निकाल रहे हैं इसको भाई, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा, मिसकंडक्ट किया इसने, तो ये खाली रिमूव का फॉर्म में क्या है, फॉर्म में आपको रीजंस एंड जस्टिफिकेशन भी देने पड़ते हैं। कंपनी शुड प्रोवाइड द रीजंस एंड जस्टिफिकेशन कि आपने उस ऑडिटर को क्यों रिमूव किया टाइम से पहले, टेन्योर से पहले, कि फ्रॉड में इन्वॉल्व था, कोल्यूजन में इन्वॉल्व था, रिमेंबर चीटिंग में इन्वॉल्व था, तो ये चीजें बतानी पड़ती है। तो पॉइंट बोला, सीजी का अप्रूवल चाहिए, आपको 80 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, आरओसी 82 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा आरओसी के पास में, और आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो अगर अगर तुम एक तरीका देखो ना, तरीका क्या है, इनिशियली कंपनी मीटिंग बुलाएगी, ठीक है, मीटिंग में जिन शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया था उनको बताएगी, क्या करेगी भैया, याद करो, एसर का मतलब क्या है, एसर मतलब होता है एटलीस्ट 75% ऑफ वोटिंग ऑफ शेयर होल्डर। अगर मिनिमम 75% उससे ज्यादा लोगों ने वोट किया उसे निकालने के लिए, तो दैट रेजोल्यूशन वो पास करना पड़ेगा, नंबर 1। उसके बाद में जब आपने उसको रेजोल्यूशन पास कर लिया तो आपको सीजी का अप्रूवल चाहिए, नंबर 2, और जब अप्रूवल मिल गया, एसआर पास हो गया, तो उनकी कॉपीज आपको सबमिट करनी पड़ती है किसके पास, आरओसी आंटी के पास, अलोंग विद द एडिटेड टू फॉर्म। तो कहानी समझ में, कहानी क्या है, पिक्चर वैसे क्लियर क्यों है भैया, इसका मतलब ये होता है, एक तरीका है ना, आपने अपॉइंट किया, तो अपॉइंट करने के लिए, अब जनरली सुनो ध्यान से, आप किसी को निकाल रहे हो तो एजीएम का वेट करोगे क्या, सुनना क्वेश्चन सुनना, अगर कंपनी किसी को टाइम से पहले निकाल रही है और मान लो लेट्स सपोज एजीएम अभी तक आई नहीं है, तो क्या वो वेट करेगी, कोई नहीं 6 महीने और भगत लेंगे, आंसर इज नो। आप जानते हो एक और तरीका है, ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम बुलाकर भी रेजोल्यूशन पास होगा और वहां पर निकाला जाएगा। तो पॉइंट ये है, फर्स्ट थिंग इज एसआर पास करके आप निकाल सकते हो, विच मीन्स बाय वोटिंग, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद में आपको इसके लिए अप्रूवल चाहिए सीजी का, एमसी का अप्रूवल, और इसके लिए हम रूल नंबर 30 पूरा डीप में पढ़ चुके होते कंपनी में, कि कैसे एप्लीकेशन सबमिट होती है, आईएनसी 23 कैसे सबमिट होता है, कैसे निकालते हैं, वो सब बातें हम पढ़ चुके हैं, ओके, यहाँ पे नहीं पढ़ा, अपनी कंपनी एक में पढ़ा हुआ है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है बेटा, जब ये हो जाता है तो आपको एडिटेड टू फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा आरओसी आंटी के पास में, टू इन्फॉर्म कि
कि हमने रिमूव कर दिया, ताकि वो भी अपने रिकॉर्ड में अपडेशन कर ले। इन सिंपल सी बात ही है, ठीक है। और वो वहां पे आपको रीजन एंड जस्टिफिकेशन भी देना पड़ता है। जाने आगे बढ़ू, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, कह रहा सर रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। अब ये बात तो थी कंपनी रिमूव करेगी तो एसआर पास कर रही है, बट एनसीएलटी कर रही है तो भैया उसे क्या चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए भाई, कोर्ट है वो। तो समझना क्या है पढ़ना, ट्रिब्यूनल में रिमूव ऑडिटर फॉर फ्रॉड और कोल्यूजन। लेट सपोज अगर किसी ऑडिटर ने फ्रॉड किया, या फिर कोल्यूजन मतलब क्या होता है, कोल्यूजन मतलब होता है बेटा यू आर इन्वॉल्व्ड एन अग्रीमेंट ऑफ चीटिंग, अग्रीमेंट ऑफ चीटिंग, आप किसी चीटिंग करने के अग्रीमेंट में इन्वॉल्व थे कि पैसा बना लेते हैं, फेक एंट्री कर देता हूं, रिमेंबर फेक बिल्स बना देता हूं, तो ऐसी कुछ चीजें अगर रिपोर्ट होती है आपके नाम पर, ऑलवेज रिमेंबर एनसीएलटी विल टेक द एक्शन ऑन यू। एनसीएलटी आपको ये सारा तरीका नहीं करेगा सर पास करो ना, एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देगा और आपको रिमूव कर देगा उससे, उस पोस्ट से। कब बेटा, यहां भी टाइम है, ऑडिटर बार्ड बाय बार्ड फॉर 5 years, 5 साल के लिए आप बार्ड हो। बार्ड मतलब यू आर डिस्क्वालिफाइड, यू विल नॉट बी अपॉइंटेड, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एंड आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है भैया। तो ये याद रखना कि एनसीएलटी चाहे तो ऑर्डर पास करके इन केस ऑफ फ्रॉड और मिसकंडक्ट आपको निकाल सकता है, अदरवाइज कंपनी निकालना चाह रही है तो उसके लिए तरीका है एसआर पास करो, अप्रूवल ले लो, उसके आईडीटी फॉर्म सबमिट करो, करना पड़ता है। जाने गाइस क्लियर है, ओके आगे आता हूं। आगे नेक्स्ट इज कॉल्ड राइट्स ऑफ कंपनी ऑडिटर। अब बीइंग एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी क्या राइट्स बनते हैं भाई आपके, राइट है भैया मैं बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता हूँ, इनवॉइस चेक कर सकता हूँ, कर सकते हो ना, तो राइट है तुमको पता है, आई कैन आस्क क्वेश्चंस, आई कैन ऑब्जर्व गेट, आई कैन चेक द इंफॉर्मेशन, आई कैन चेक द बिल्स, कर सकते हो ना, व्हाट इज इट पढ़ना। तो राइट वही है जो पहले पढ़ गए हो, एक्सेस ऑफ बुक, नंबर 1 इज कॉल्ड राइट टू एक्सेस बुक्स, वॉचर, सब्सिडरी बुक कोड, आप ये सब चेक करने का अधिकार रखते हो, नंबर 1। नंबर 2 इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, अगर बीइंग एन ऑडिटर पढ़ चुकी हो to seek information, that means call, आप चाहो तो you are having the right to seek necessary explanation from officer। कौन ऑफिसर भैया, ensure the management including the audit committee of the company, अगर है उसके अंदर तो ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट कमिटी, आपके जो डायरेक्टर्स हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, रिमेंबर उन सब से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, यू आर हैविंग द राइट, ये लीगल राइट है ऑडिटर के पास में, कि अगर उसे कोई भी शक हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो वो वहां पर इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है कि कहां से आया है बिल, क्या इंफॉर्मेशन है, क्रॉस चेक कराओ, यस यू कैन आस्क। नंबर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ऑडिटर चाहे तो राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड एजीएम एंड ऑफ ऑडिट कमेटी मीटिंग्स, आपके पास राइट है कि अगर आप चाहो तो आप कह सकते हो भैया जितने भी फॉर्म नोटिस भेजती है, मीटिंग करती है, कंपनी मीटिंग करती है, या फिर इंक्लूडिंग एजीएम की बात कर रहे हैं, या फिर ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स हैं, उसमें भी इन्वॉल्व होने का अधिकार आपके पास में है। आप उस फर्म के ऑडिटर, आप भी जानना चाहोगे भी क्या चल रहा है, तो क्या चल रहा है की इंफॉर्मेशन आपके पास, आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। आगे आता हूं, एंड साइन एंड रीड रिपोर्ट, मेन आपके पास में, आपके पास राइट क्या है, राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट, हु विल साइन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर, ऑडिटर ही ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है। और यस, इस ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने के साथ में आप अपना डिस्क्लेमर भी डाल सकते हो। सर ये क्या होता है डिस्क्लेमर, मतलब अगर कल को आपने जो एक्सप्लेनेशन मांगे थे बिजनेस से, मैनेजमेंट से, उन्होंने नहीं दिए थे, तो आप अपनी रिपोर्ट में साइन करने से पहले लिख सकते हो कि देखो भैया मैंने तो मांगी थी इंफॉर्मेशन, इन्होंने नहीं दी, तो मतलब मैं जो अपना एश्योरेंस दे रहा हूं, मैं जो रिपोर्ट साइन कर रहा हूं, मतलब वेदर, क्या डिस्क्लेमर, वेदर ऑल द इंफॉर्मेशन डिमांडेड फॉर ऑडिट प्रोसीजर, लिख लो इस बारे में, ऑडिट प्रोसीजर हैव बीन प्रोवाइडेड और नॉट, आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी या नहीं दी गई थी, और मेनली नहीं दी गई थी उसके लिए क्या डलता है, उसके लिए डलता है भैया डिस्क्लेमर डलता है। तो ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लेमर, या आई कैन ऑल्सो ऐड, यू कैन ऑल्सो ऐड, क्या आप यहां पर अपने चाहो तो आप यहां पे एडवर्स कमेंट्स, आपके कमेंट्स भी डाल सकते हो कि भैया मेरे को इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। बेटा सुन लो ध्यान से बात को, ऑडिटर बहुत पावरफुल होता है बेटा, बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि रीजन आप बहुत पावरफुल हो कि अगर आप इंफॉर्मेशन है तो, इवन अगर कोई कंपनी का मैनेजमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा,
आपके ऑडिटिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा है, आप इसमें पुलिस की भी हेल्प ले सकते हो। यस, पुलिस की भी हेल्प ली जाती है और ऐसा होता है, कोई कोई कंपनी में होती है, ऐसी कंपनी निकलती हैं, निकम्मी कंपनी होती हैं, फ्रॉड पकड़ा जाएगा, पकड़े जाएंगे तो इस चक्कर में वो करते हैं गड़बड़ियाँ। तो आप यहाँ पर करोगे तो एनसीएलटी विल टेक एक्शन। एडवर्स कमेंट मतलब अगर क्या बोलेंगे सर, इन केस ऑफ नेगेटिव कमेंट, तो नेगेटिव कमेंट अगर तुम्हारे पास में है कि डिटेल सही नहीं है, छुपाने की कोशिश की गई, डाउट्स थे, रिकॉर्ड जला दिए, तो एडवर्स कमेंट इफ एनी वो भी आप अपनी रिपोर्ट को साइन करने से पहले सबमिट कर सकते हो। याद रहेगी बातें, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज कॉल, याद रहेगी बातें, तो पॉइंट है। और ये रिपोर्ट आपके एरिया में पढ़ी जाती है, ये भी सुन लो, मतलब उन सारे शेयर होल्डर को बताया जाएगा चिल्ला चिल्ला के, देखो तुम्हारा मैनेजमेंट कितना बड़ा चोर है, ये बताया जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए कंपनी बड़ी सीधी सीधी रहती है कि जी कोई नहीं ऑडिटर है, हाँ जी आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे, ये चलता है वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। अब क्या कुछ ड्यूटीज हैं भाई, ये तो राइट्स थे, राइट मतलब क्या है कि जो आपके अधिकार है। ड्यूटी क्या, ड्यूटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। ड्यूटी मीन्स द ऑब्लिगेशन, द लीगल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑन ऑडिटर। क्या चीजों के लिए आप ऑब्लाइज्ड हो, आप बाउंड हो। सिंपल एक बात बताओ, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था बहुत पहले, क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको फ्रॉड मिला, हमने स्टार्टिंग में क्लास सीखा था, मॉड्यूल 6 में सीखा था, अगर आपको फ्रॉड मिला तो फ्रॉड में क्या करोगे, चुप रहोगे क्या, और नहीं मैं कुछ को नहीं बताऊंगा, मुझे पैसा खिला दो, है ऐसा, नो। फ्रॉड अगर होता है तो उसकी रिपोर्टिंग होती है बेटा। अब यहां पर दो केस बनते हैं, फ्रॉड कितनी अमाउंट का है। फ्रॉड अगर 1 करोड़ से नीचे या 1 करोड़ से ऊपर का, तो ये क्राइटेरिया दिया गया है। तो किसको रिपोर्ट करोगे, कितने टाइम में रिपोर्ट करोगे, क्या टाइमिंग रहने वाला है, वो हम बात करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं। पहली बात तो नंबर 1, फर्स्ट ड्यूटी है इंक्वायरी करने की। अब इंक्वायरी करना है, रिपोर्टिंग करनी है, या ऐसे फॉलो करना है, कंप्लायंस फॉलो करनी है, तो है पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फ्रॉड के बारे में रिपोर्ट करना। ये दो पार्ट, बट पूरा समझाऊंगा डिटेल में, समझाऊंगा इनसे। पॉइंट क्या है, इट इज ड्यूटी टू इंक्वायर। व्हाट इज दिस मतलब, खैर ऑडिटर मस्ट इंक्वायर इनटू मैटर्स लिस्टेड अंडर सेक्शन 143(1). ऑडिटर को इंक्वायरी करना पड़ेगा। ड्यूटी मतलब बाउंडेशन है भाई, फ्री नहीं हो, मतलब इन शॉर्ट जिसके लिए ऑडिटर बाउंड है, ऑडिटर बाउंड है, ये चेक किया जाएगा तुमने चेक किया था नहीं किया था, ये इसलिए बाउंड है। तो कौन सा है, सेक्शन 143(1) में जो लिखा हुआ है उसके लिए। ये क्या लिखा हुआ है, नॉर्मली लिख लो, इसके अंदर क्या लिखा होता है, इसमें लिखा होता है बेटा कि क्या लोन्स एंड एडवांसेस चेक किया आपने। जो लोन एडवांसेस हैं, जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों हो सकते थे, क्या ऑडिटर ने उनको चेक किया, वेरीफाई किया, नंबर 1। नंबर 2, क्या जो ट्रांजेक्शन्स थी आपने वो चेक की, ट्रांजेक्शन्स थी, ट्रांजेक्शन्स मैचेस विद द, लिख लो इस बारे में, एंड यू कैन ऐड दिस लाइंस इनटू योर आंसर, मैचेस विद द एंट्रीज और नॉट, एंट्रीज और रिकॉर्ड्स और नॉट। आपके जो रिकॉर्ड्स थे, एंट्रीज थी, उनसे आपकी ट्रांजैक्शन मैच कर रही है नहीं कर रही है, नंबर 2। नंबर 3, क्या ऐसा तो नहीं है कि भैया, ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सनल एक्सपेंसेस था, एंड पर्सनल एक्सपेंसेस डायरेक्टर ने अपनी गाड़ी ली थी और दिखाया कंपनी की गाड़ी, क्योंकि कंपनी ने गाड़ी लिया और यूज खुद कर रहा है, तो पर्सनल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज कंपनी एक्सपेंसेस। तो ये सब चीजें, कंपनी एक्सपेंसेस, तो ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ती हैं, बिल्स, वॉचर्स, तो ये राइट है ना भाई, ये जो ड्यूटी है ना, ऑप्शन थोड़ी है, चेक करना पड़ेगा। अगर तुम्हें फ्रॉड का सस्पिशन हुआ तो वहां पे चेक करोगे ना, फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ, एनालाइज करोगे, प्रोसीजर फॉलो करोगे, तो नहीं करोगे तो आप बाउंड हो, पढ़ चुकी हो, याद करो। अगर ऑडिटर अपनी ड्यूटीज फॉलो नहीं करता है तो कल को उस पर अगर एलिगेशन लगते हैं, कोर्ट में जाएगा अगर वो, तो कोर्ट में आप एक ही तरीके से बच सकते हो भाई। तरीका है कि क्या आपने प्रॉपर ऐसे फॉलो किए, क्या आपने अपने कंप्लायंस को फॉलो किया। अगर नहीं किया, यू विल बी बाउंड, आप लायबल हो जाओगे भाई वहां पे इग्नोरेंस के लिए, बट आपने किया तो फ्री हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 इज कॉल्ड ड्यूटी इंक्वायर, नंबर 1। नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस कॉल लिख लो इसके ऊपर, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, द ड्यूटी टू रिपोर्ट। ड्यूटी टू रिपोर्ट में क्या, आओ बात करते हैं, इसको थोड़ा लिखते हैं हल्का सा, ठीक है। तो मैं क्या हेडिंग गाइस लिखो, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर में हम मेनली कौन सा लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ड्यूटी टू रिपोर्ट।
तो ड्यूटी किसकी? ड्यूटी टू रिपोर्ट द फ्रॉड। अगर किसी ऑडिटर ने फ्रॉड का पता लगाया तो यस, एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन इन दिस पार्ट। तो अगर सिंपल सी बात है, फ्रॉड निकल के आया, चोर निकल के भागा, तो भागने नहीं देना, सुनना। तो फ्रॉड में दो कहानी आती है, पहला केस, दूसरा केस। मतलब लिखता हूं, इफ फ्रॉड अमाउंट्स टू, या फ्रॉड की अमाउंट, फ्रॉड अमाउंट्स टू, अमाउंट्स इज लेस देन 1 करोड़ रुपीस। अगर 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है भाई, तो क्या करोगे? एंड नंबर 2 इज, इफ फ्रॉड अमाउंट्स टू, ये फ्रॉड अमाउंट जो है, इफ एक्सीड्स, या इफ ₹1 करोड़, 1 करोड़ या उससे नीचे, उससे अबोव है, तो इस कहानी में थोड़ी पिक्चर बदल जाती है बेटा। पिक्चर बदलेगी। क्या बदलेगी? तो पहली बात तो समझो ध्यान से, यहां पे क्या तरीके होते हैं। अगर फ्रॉड निकल के आया और फ्रॉड की अमाउंट 1 करोड़ से नीचे की थी, ठीक है, तो लो कहता है भैया इसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले ऑडिटर किसको देगा? ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर शैल रिपोर्ट, क्या बोलूंगा, लिख लो इस बारे में। इन दैट केस ऑडिटर शैल रिपोर्ट टू द बोर्ड, बोर्ड को बताओगे जिसने आपका पॉइंट किया है, बोर्ड एंड द ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी और बोर्ड को आप इसकी इंफॉर्मेशन दोगे, इसकी इंफॉर्मेशन आप दोगे, ये इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, ये आपको वहां पे फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू, अगर 1 करोड़ से ऊपर का है तो बोला यहां पर आपको सिंप्लीफाई है, यहां पर आपको इन्फॉर्म करना है सीजी को, यस। तो ऑडिटर शैल इन्फॉर्म, या मतलब रिपोर्ट टू सीजी, टू सीजी, आपको उसे सीजी को रिपोर्ट करना है। तो ये एक रिपोर्टिंग का पैरामीटर। लेकिन अगर मैं इसी को कंबाइनली बताऊं कैसे लिखना है, तो अब चेक करना व्हाट इज द रियल प्रोसीजर। अभी इसका पूरा कंप्लीट तरीका क्या होता है टाइमिंग के साथ बताऊं? तो टाइमिंग के साथ में इसका कंप्लीट तरीका क्या है पता है? लिख लो। तरीका है बेटा नंबर 1, तो लिखो ऑडिटर को, अगर ऑडिटर ने अगर फ्रॉड पता लगा लिया, तो ऑडिटर शैल रिपोर्ट विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। लिखो बेटा किसको? सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा बोर्ड को और ऑडिट कमिटी, जो कि आपने ऊपर बताया, बोर्ड एंड ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। नंबर 1, जो इन दोनों के लिए बोल रहा हूं ध्यान रखने की बात है, ठीक है, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब उनको रिपोर्ट करने के बाद में लिख लो विद इन 45 days, अगला 45 दिन के अंदर जिस बोर्ड और ऑडिट कमिटी को आपने रिपोर्ट किया, उन्हें उसके ऊपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, यस। तो बोलेंगे सर विद इन 45 days द बोर्ड, कौन बेटा? जो ऑडिट कमिटी और बोर्ड है, द बोर्ड एंड ऑडिट कमिटी, ये पूरा लिखवा रहा हूं, ठीक है। ऑडिट कमिटी क्या करना पड़ेगा? शैल प्रोवाइड द रीजंस एंड जस्टिफिकेशन, उनको रीजन देना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये काम किसका है? अगले 45 दिन में किसको बताओगे? और खासकर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये वाला बेटा, अक्सर क्वेश्चन इसी पूछा जाता है आपसे, या अमाउंट अगर 1 करोड़ से क्या करोगे, तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, 45 दिन में बोर्ड और ऑडिट कमिटी को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब जस्टिफाई कर दिया, अब क्या होगा? जस्टिफाई आपको मिल चुका और आपको लगा नहीं भैया जो जस्टिफिकेशन मिला वो सेटिस्फाइड नहीं था, तो इन शॉर्ट क्या बोलूंगा सर, इफ ऑडिटर is not satisfied with the, लिखो, with the reasons and justification by the board, बोर्ड के रीजन से, या आई कैन यूज ऑडिट कमिटी के रीजन जस्टिफिकेशन से, अगर आप सहमत नहीं थे, आपको लगा नहीं भैया ये तो झोलमोल चल रहा है, तो लो यहां पर आपके लिए प्रोविजन बोलता है कि ऑडिटर को उसके बाद 45 दिन के बाद क्या करना पड़ेगा? विद इन 15 days, विद इन कितने बेटा?
अगले 15 दिन के अंदर, 45 दिन प्लस 15 दिन के, अगले कहते विद इन 15 डेज क्या करना पड़ेगा, शैल रिपोर्ट टू सीजी। ये सीजी को रिपोर्टिंग की कहानी ऐसे है बेटा, सीधा सीजी को रिपोर्ट नहीं करते आप, ठीक है। फर्स्ट पहले ऑडिट कमेटी को बताओगे, उनसे रीजन मांगोगे, जस्टिफिकेशन मांगोगे, तो टाइमिंग कितना है, एक्चुअल टाइमिंग कितना है, टाइमिंग बना भैया 2 दिन तो कौन सा, 2 दिन तो कौन सा, रिपोर्ट बोर्ड को बताने के लिए, 2 + 45 डेज किसका भैया, नॉर्मली वेट करना रीजन जस्टिफिकेशन के लिए, प्लस में 15 डेज किसके लिए, सीजी के लिए। तो ये है कंप्लीट तरीका, और नॉर्मली ये आपका फॉलो किया जाएगा, एंड दैट्स इट गाइस। समझ में आया पार्ट, तो ये पार्ट ऐसे काम करेगा, ओके डन है। चले 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 चले, तो ये कुछ इस तरीके से काम किया जाएगा। पढ़े, आओ पढ़ते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने, ओके वीडियो पोस्ट नोट कर लो इसको, ठीक है, ओके आगे आते हैं। चलो नेक्स्ट वन इसको पढ़ना, तो क्या पढ़ना, ड्यूटी टू रिपोर्ट में क्या था, ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट ऑन अकाउंट एंड स्टेट एंड ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन। 143 क्या है, ये वही है बेटा, रिपोर्ट टू दी बोर्ड, कौन सा, रिपोर्ट टू बोर्ड एंड ऑडिट कमिटी, उनको बताओ पहले। उसके बाद क्या था, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ऊपर का है, इन दैट केस सीजी को बताना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग टाइमिंग कितना है, बोला 45 दिन दो पहले उनको, प्लस 15 डेज दो में बताना पड़ेगा, ये पार्ट, और इट इज मैंडेटरी गाइस, आप नहीं बताओगे तो आप फंसोगे, ध्यान रखना बाद में, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज कॉल बेसिक ड्यूटी क्या है, और भाई जानते हो भाई एसएस को फॉलो करना आपकी ड्यूटी है, ऑप्शन थोड़ी है। क्या आपने प्रॉपर ऐसे फॉलो किए हैं, फ्रेंड फॉलो किए हैं, नहीं किए तो यू आर बाउंड। तो इन शॉर्ट क्या बोला पढ़ना, ऑडिटर मस्ट कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एज पर सेक्शन 143(9). दैट मींस भैया जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट आपको कंप्लीट ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आपने फॉलो किया है नहीं किया है वो आपको बताना पड़ेगा, और किया होगा तो बचोगे, नहीं तो भी फंसोगे रोड में, काउंट में, गाइस। तो ये पार्ट था ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। एंड द लास्ट टॉपिक हमारे पास बनता है, तो लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, इसके बाद बचा है लायबिलिटी। क्या है भैया, लायबिलिटी क्या है, अब आप मान लो फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गए, होता है ना, लोग कहते हैं हम तो पैसा बना लेंगे, करोड़ों के पैसा खाएंगे, पॉइंट समझना, अगर आप बाउंड हो गए, आप किसी फ्रॉड का पार्ट थे, ये था भाई फ्रॉड हुआ और आपने चुपचाप बोला ठीक है कोई नहीं, लाओ दे दो पैसा मेरे को भी, किसी को नहीं बताऊंगा, चुपचाप रहूंगा, सीधी को बताऊंगा, तो ये क्या है, आप पाए गए फ्रॉड के अंदर, पॉइंट समझना। बोला कह रहा है क्या लायबिलिटी है, द टू लायबिलिटी, वन इज कॉल्ड सिविल लायबिलिटी, सेकंड इज क्रिमिनल। सिविल में क्या होता है, सिविल में यू विल बी पर्सनल लायबल, सिविल लायबिलिटी सिंपली मींस यू विल बी पर्सनली लायबल, आपकी पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्रिमिनल मतलब जेल होगी, क्रिमिनल लायबिलिटी में जेल होगी। तो पॉइंट समझना, द टू काइंड लायबिलिटी सिविल एंड क्रिमिनल, मतलब समझना कौन सी है, फॉर मिस स्टेटमेंट, फॉर मिसफिजन मतलब wrongful acts, it is called for wrongful या improper conduct, for improper conduct या wrongful act, wrongful act, ठीक है, आपने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया, मिस स्टेटमेंट किया या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, तो ऐसे केस में यू विल बी पर्सनली लायबल, यू विल बी पर्सनली लायबल, आप पर्सनल लायबल हो जाओगे ना, पढ़ चुकी हो। पर्सनल लायबल साथ में आपका इंस्टीट्यूट भी आप इसमें एक्शन ले सकता है, आपका लाइसेंस कैसे कर सकता है, नंबर 1 सिविल लायबिलिटी। नंबर 2 इज क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या, अगर आप सेक्शन 34, 35, 47, 47 दैट इज कॉल्ड फ्रॉड में, फॉल्स स्टेटमेंट देने में या नॉन कंप्लायंस में काउंट होते हो, तो आप जानते भी हो दिस 447 इज अ सेक्शन फॉर पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। तो भैया आपको यहां पर, अब जानते हो कितनी है, आपको यहां पर इंप्रिजनमेंट, आपको जेल हो सकती है और आप पर फाइन, ये दोनों आप पर लग सकता है। आप जानते भी हो फ्रॉड वाले पार्ट में 10 साल तक की जेल आपके पास में है और 3 गुना तक फाइन आप पर लग सकता है। तो ये है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड वाला पार्ट। तो पर्सनल लायबल तो हो ही हो, बट जेल भी हो सकती है क्रिमिनल लायबिलिटी वाले पार्ट में, अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, मिस स्टेटमेंट वगैरह हो गई, एरर वगैरह हो गए, तो उस केस के अंदर सिविल लायबिलिटी से बच सकते हो। लेकिन 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 क्राइम किया है, फ्रॉड का पार्ट हो, जेल जाओगे, ठीक है। तो पढ़ना, आगे पढ़ना। कॉन्टेक्चुअल लायबिलिटी क्या है, भाई सिंपल सी बात है, लायबिलिटी अराइज ऑफ ब्रीच ऑफ ऑडिट कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो भी वहां पर बेटा आप पर्सनल लायबल हो जाते हो और आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कंपनी भी आप इसमें एनसीएलटी में एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो ये था लायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर। लास्ट टॉपिक बनता है हमारे पास में कौन सा, द ब्रांच ऑडिट
जॉइंट ऑडिट एंड ऑडिट कमिटी। लेकिन यहां तो मैंने इसके बारे में इतना दिया बुक में ताकि आप इसको रीड कर सको, लेकिन मैं चाहता हूं यार इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊं, ठीक है? तो एक काम करेंगे, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डीप में इसको पढ़ेंगे ताकि हमें पता हो कि ब्रांच ऑडिट का मतलब क्या है, कैसे होती है, क्या तरीका अपनाया जाता है, जॉइंट मतलब मिलके हम ऑडिट कैसे, एक से ऑडिटर कैसे काम करते हैं, या ऑडिट कमेटी किसके लिए, जो हम बात कर रहे हैं ऑडिट कमेटी वो क्या है, कैसे काम करती है, कितने लोग हैं, रिमेंबर कौन सी कमेटी के मेंबर्स होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम करते हैं इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड कोई भी डाउट रहे तो मुझे भेज देना बेटा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, बाय बाय, टाटा।